ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें आतंक के अड्डों को तबाह किया गया, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर नाकाम हमले किए। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद दोनों देशों में सीज फायर का ऐलान हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा किया। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट की लंबी बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद पर करारा प्रहार किया, बल्कि ट्रंप के मध्यस्थता वाले इस दावे को भी खारिज कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने फिर से साफ किया कि आतंकवाद को गोली का जवाब गोले से ही दिया जाएगा। साथ ही भारत ने यहां पर यह भी साफ कर दिया है कि भारत ना मध्यस्थता स्वीकार करता है और ना ही आगे करेगा। वहीं एक बार फिर यह बताया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो अब भी जारी है। विदेश सचिव ने जानकारी दी कि पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। तो अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने ये साफ कर दिया भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि भारत का स्टैंड क्या है आतंकवाद को लेकर। और वो जो मध्यस्थता की बात कही जा रही थी, इसे लेकर जिस तरीके का कंफ्यूजन था, कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही खास मेहमान भी। सबसे पहले विशाल पांडे कनाडा से हमारे साथ हैं, नीरज राजपूत न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आशीष कुमार सिंह नेशनल ब्यूरो हेड भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ एक खास मेहमान पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले नीरज आपका रुख करते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कई तरीके की बातें हो रही थी जब अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया था, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया भारत का स्टैंड भी, वो मध्यस्थता वाला कंफ्यूजन भी, और संदेश भी साफ है। बिल्कुल शिरीन, देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप क्योंकि बीच में छोड़कर चले गए थे, मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी हुई है इजराइल ईरान के बीच में, इसलिए दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बीच में बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की 35 मिनट तक चली बातचीत। इसमें पीएम मोदी ने साफ तौर से जो अपनी नीति है आतंकवाद को लेकर वो साफ कर दिया। उन्होंने ये तो कहा ही है कि अब गोली का जवाब गोली से देंगे। ये भी साफ कर दिया कि अब आतंकवाद को भारत एक प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेगा, छद्म युद्ध नहीं मानेगा, इसे डायरेक्ट वॉर माना जाएगा। और अगर इस तरह की हरकत अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से होती है तो एक बार फिर से जवाब दिया जाएगा। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी बातचीत श्रीन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, क्योंकि आज जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उनके साथ मुलाकात होनी है, व्हाइट हाउस में होनी है। इसलिए ही भारत के साथ बातचीत करके, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करके वो साफ करना चाहते थे। हालांकि जो बुलाया गया है असीम मुनीर को, इसलिए बुलाया गया है उनको चेतावनी देने के लिए कि भारत के खिलाफ इस तरह की कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी था ये बातचीत हुई, जिसमें भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। और मध्यस्थता की बात जैसे आपने कहा कि बिल्कुल साफ कर दी गई। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो है युद्ध विराम की बात की गई थी, इसीलिए भारत जो है सीज फायर के लिए रुका था। और ऑपरेशन सिंदूर जो है जिसके बारे में कहा गया था, वो अभी उसमें सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है। ये भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी ये साफ तौर से कह दिया गया है। जाहिर तौर पर ये स्टैंड था जो पूरी तरीके से एक बार फिर क्लियर कर दिया गया। इस पर हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से इस बातचीत के बारे में ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया कि आखिर इस 35 मिनट के मायने क्या हैं। इस पर बात करने के लिए मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप इस मामले को बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे कि आखिर इस 35 मिनट की बातचीत का मायना, इसके मतलब क्या निकलते हैं। और क्योंकि अब ये साफ कर दिया है, पहले ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई है, किसी भी ट्रेड डील की वजह से इस तरह की मध्यस्थता नहीं हुई है, लेकिन अब तो हमने अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी क्लियर कर दिया है। शिरीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया मेरे को। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, 35 मिनट की जो बातचीत हुई है उसमें खाली ये बात तो नहीं हुई होगी कि हम अपने भारत और पाकिस्तान के बीच के किसी भी मुद्दे पर हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात तो 1 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे पहले हमारे विदेश सचिव भी बोल चुके हैं, इससे पहले जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया यूएसए वो भी अच्छी तरह जाहिर कर चुका है ये। तो मेरे ख्याल है इसके मामले में तो किसी को कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए कि हमको इस मामले में किसी का कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए। ये बात अलग है कि हमने साफ साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कोई अगर आतंकवाद का कोई भी हमला भारत पर होता है, अब वो खाली हमारे लिए आतंकवाद नहीं है, वो हमारी सिक्योरिटी के ऊपर हमला है और उसको हम एक युद्ध के तौर पर देखेंगे ही। तो इसके बाद में जब भी कोई हमला होता है तो अगर अमेरिका कहना चाहे पाकिस्तान से कि भैया बहुत हो गया, तुम इतने ज्यादा युद्ध मत करो, ठीक है, उनकी इच्छा करे पाकिस्तान से उनकी क्या बातचीत होती है, क्या बोलते हैं, उससे ना तो हमको कोई मतलब है, ना हमें ये, जब तक कि ऐसा नहीं हो कि वो बातचीत से वो बल्कि और ज्यादा हमारे ऊपर चढ़ करके आए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, समझाएं उनको, कंट्रोल करें। अब मैं 2-3 चीजें यहाँ पर कहना चाहूंगा। देखिए, ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ करके जल्दी से वॉशिंगटन पहुंचे और पहुंचने के साथ ही उन्होंने सिचुएशन रूम में मीटिंग करी। 80 मुनीर से लंच कर रहे हैं आज। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं, पता नहीं सही है या गलत है, कि ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनके बारे में भी खबर पाकिस्तान से यूएसए को मिल रही है और इजराइल को भी मिल रही है, इसीलिए जिसकी वजह से वो उनके ऊपर इतने सटीक अटैक कर पा रहे हैं। जी सर। तो एक तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले में यूएसए से, इजराइल से मिला हुआ है और इस मामले में मेरे ख्याल है ट्रंप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मुझको जो लगता है, जो मेरे को लगता है, ये आखिरी चीज कहूंगा मैं इस मामले में, कि जब बातचीत हुई होगी तो बातचीत में मेरे ख्याल है ईरान और इजराइल के बारे में भी बातचीत होगी, क्योंकि भारत पहले बोल चुका है हम दोनों के मित्र हैं और हमारा एक रवैया, हमारा एक नजरिया है उसके मामले में। सर, जाहिर है तो, कि इस 35 मिनट की बातचीत में काफी कुछ जो है वो डिस्कस किया गया होगा, लेकिन महत्वपूर्ण यही है जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी फिर से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बातचीत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम ट्रंप में बात की जानकारी विदेश सचिव दे रहे हैं जयराम रमेश, जो ये सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते। उन्होंने फिर से सर्वदलीय बैठक का जिक्र किया है और कहा है कि आखिर क्यों नहीं बुलाई जा रही है। पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, पीएम को यह बताना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप से क्या बात हुई है। तो विदेश सचिव की तरफ से दी गई जानकारी पर जयराम रमेश का यह सवाल। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए, कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना।
विशेष सत्र की बात तो अलग है, आप विशेष सत्र तो नहीं बुलाएंगे पार्लियामेंट का, वो 21 जुलाई को है। अरे आप कल बुलाइए, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विपक्ष के नेताओं को बुलाइए और कहिए कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से जयराम रमेश इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते आखिर प्रधानमंत्री। विशाल, इस पर आपसे बात करती हूं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद अब इसके सामने आने के बाद कि क्या बात और फोन पर किस तरीके से बातचीत हुई है, शायद विपक्ष को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन विपक्ष तो चुप रहने के लिए तैयार नहीं। राजनीति इस पर भी कि विक्रम मिस्री क्यों आए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये बताते हैं। देखिए शिरीन, विक्रम मिस्री जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसके सर्वोच्च अधिकारी हैं और उनकी तरफ से अगर कोई बयान आकर बाहर दिया जा रहा है तो उसे बिल्कुल सही बयान माना जाना चाहिए। भारत के हर नागरिक को, भारत के हर नेता को, चाहे विपक्षी दल हो या सत्ताधारी दल के नेता हो, क्योंकि विदेश सचिव जिस पद पर हैं विक्रम मिस्री, उस पद से वो सच बोलेंगे और जो बातचीत हुई है उसी बातचीत को देश को और दुनिया को बताएंगे, जो काम विक्रम मिस्री ने इस वक्त किया है। हालांकि जयराम रमेश लगातार हर बात पर सवाल उठाते नजर आए हैं। अगर अभी विक्रम मिस्री आकर इन तमाम चीजों का जवाब नहीं देते तो ये कहते कि पूरा सच सामने नहीं रखा जा रहा है, क्या बातचीत हुई है इस बात को सामने नहीं रखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया है कि ट्रेड जैसे शब्द का कोई इस्तेमाल बातचीत के दौरान नहीं हुआ था, किसी प्रकार के तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं की थी, यानी अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर यह सैन्य कार्रवाई रुकी है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगभग 12 बार यह कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल कर भारत पाकिस्तान के वॉर को रुकवा दिया, उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया कि आपका कोई योगदान नहीं था, आपके उपराष्ट्रपति ने बातचीत जरूर की थी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पाकिस्तान इस रात भारत पर बड़ा हमला करने वाला, जिसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वांस को बता दिया था कि यह अगर पाकिस्तान ने हमला भारत पे किया तो इस बार भारत का जवाब काफी घातक होगा। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने वैसे हिमाकत की तो भारत ने पाकिस्तान के तमाम एयरबेस को निशाना बना दिया, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर का अनुरोध किया, तब जाकर भारत ने सैन्य कार्रवाई रोकी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप को सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया तो कम से कम जयराम रमेश को अब यकीन कर लेना चाहिए कि भारत सच के साथ है और जो सच है वो छिपता नहीं है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार इस तरह का बयान देते। और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरा सच एक बार फिर से बता दिया है, जो भारत का आधिकारिक स्टैंड है, और यह कि भारत किसी भी देश की मध्यस्थता इस पूरे मामले में ना तो स्वीकार करता है, ना कभी स्वीकार किया है और ना ही स्वीकार करेगा। इस मामले में सभी राजनीतिक दल भारत में एक मत है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम बातें पूरी तरह से सुनी और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि यहां कनाडा में मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई, तो ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री आप अमेरिका होते हुए अगर जाएंगे तो हमारी मुलाकात होगी। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसकी वजह से वो अमेरिका नहीं आ पाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड का निमंत्रण जरूर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया और भारत आने पर सहमति व्यक्त कर दी है। यानी आने वाले दिनों में सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप भारत में दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर एक बड़े विवाद का अंत भी इस बातचीत के जरिए हो चुका है कि भारत और पाकिस्तान में जो सैन्य कार्रवाई रुकी वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अनुरोध पर रुकी है, अमेरिका का कोई रोल नहीं रहा है। भारत के विदेश मंत्री भी इस मामले पर पहले साफ स्थिति कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया। लेकिन यहाँ कांग्रेस तो मूड में नहीं है कि इस मामले को छोड़े और इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि वो तो अब भी सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री आकर इसकी जानकारी दें। बहरहाल, अपनी बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सुरेश सर, आपके पास आती हूं। जिस तरीके से विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि उस बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात यह भी प्रधानमंत्री ने कही है कि मध्यस्थता तो दूर की बात है,
हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं रोका, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे भी जो है वो जारी ही रहेगा। इसकी तस्वीरें मुमकिन है कि आने वाले समय में भी देखने को मिले, क्योंकि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है, जो नीति है, वो भारत की रही है और आगे भी रहेगी। जी, आप ये मेरे से पूछ रही हैं? जी जी सर। जी जी। नहीं, ये देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ शिरीन, कि हमने अपनी पोजीशन इस मामले में आज नहीं, कल नहीं, हमने इस साल के शुरू में ही नहीं, बहुत पहले साफ कर दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मामले हैं, हम दोनों मिलकर के ही बातचीत करेंगे और इसमें किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। एक जो नई चीज जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो हुई है, और बड़ी अहम चीज है, वो ये है कि हमने पहले तो ये कह दिया है कि इसके बाद कोई भी आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हुआ तो वो एक युद्ध की गतिविधि माना जाएगा। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला बाद में होता है तो हम उसको युद्ध के तौर पर देखेंगे और इसको पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर जो कि हमने शुरू किया था, कि वो जो पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ हमला किया था, जब तक हमको ये भरोसा नहीं हो जाता है कि पाकिस्तान से वाकई में आतंकवाद खत्म हो गया है, ये तो ऑपरेशन सिंदूर जिस मकसद के लिए शुरू हुआ तो वो चालू रहेगा ये। तो ऑपरेशन सिंदूर में खाली ये मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं, तो वो चालू रहेंगे जब तक कि हमको ये भरोसा नहीं होता है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, और उसके जल्दी खत्म होने के मेरे को कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही एक मैसेज साफ तौर पर, ये बहुत स्पष्ट और सधा हुआ सा संदेश, जिसके जरिए, इस बातचीत के जरिए आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से न सिर्फ ट्रंप को यह समझाया बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी यह मैसेज दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत की। तो बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध की, जो हर तारीख के साथ और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। इस जंग में ऐसे तो इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन इस जंग में अब धीरे धीरे कई और देशों की एंट्री हो चुकी है, खासतौर पर अमेरिका। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग का असर इजराइल और ईरान दोनों ही देशों पर पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने तेहरान सहित ईरानी मिसाइल ठिकानों पर एक बार फिर से हमला बोला है। वहीं पलटवार में ईरान भी इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहा है। और इन सब के बीच ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद इस युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, लगातार छठा दिन है आज इस युद्ध का, और जिस तरह से हर दिन हमले हो रहे हैं, दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, कई ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। और इसी बीच अमेरिका भी इस जंग में कूदता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। लगातार वो ईरान को चेता भी चुके हैं, चेतावनी उनकी तरफ से दी जा चुकी है। लेकिन इसी बीच अब आखिर आगे होगा क्या, क्योंकि एक एक दिन जिस तरीके से इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ भीषण तबाही मच रही है। तेहरान को खाली करने की चेतावनी पहले ही ट्रंप दे चुके हैं। तेहरान से लोगों का निकलना लगातार जारी है। जो वहां के लोकल्स हैं वो भी अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। जो बाकी देशों के लोग इस वक्त ईरान में हैं, वो भी फौरन वहां से निकलना चाह रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ट्रंप ने आखिर क्या कहा है। देखिए, ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया, उसमें यह कहा गया है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर करे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि सर्वोच्च नेता कहां पर छिपा हुआ है। इसी के साथ उन्होंने खामेनेई को लेकर कहा कि एक आसान लक्ष्य है वो उनके लिए, लेकिन अभी मारेंगे नहीं। ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा है। तो ईरान को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बड़ा बयान। Looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're not looking. We're looking for better than a ceasefire. Ceasefire. What are you looking for here? A real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Yeah. Or giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24 or 48 hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible. इजराइल के हमले के बाद अब खबर है कि खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि इजराइल के हमले में लगातार ईरान के टॉप कमांडर्स मारे जा रहे हैं और आशंका इस बात की है कि खामेनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब यहां आप ये समझिए कि आखिर खामेनेई
इस वक्त किन 3 ठिकानों पर छिपे हो सकते हैं? पहला, नतांज परमाणु लेबोरेटरी। इसके अलावा 1 लाख वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। जमीन से 200 फीट नीचे है ये। तेहरान से 250 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये लैब पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है और इसीलिए ये एक सेफ प्लेस है खामेनेई के लिए। दूसरा, फोर्डो परमाणु लेबोरेटरी। ये लैब दुर्गम पहाड़ियों में बनी हुई है। 80 से 300 फीट जमीन के अंदर है। तेहरान से इसकी दूरी 160 किलोमीटर की है और यहां सुरक्षा के लिए रूस का S-300 तैनात है। तीसरा संभावित ठिकाना है लाविजान में बंकर। ये बंकर तेहरान से 343 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक खामेनेई परिवार के साथ यहां पर रहते हैं। 15 जून के इजराइल के हमले के बाद खामेनेई को यहां पर शिफ्ट किया गया। 2024 में भी जब इजराइल ने अटैक किया था तो खामेनेई यहीं पर छिपे थे। लेकिन अगर हम जानकारों की माने तो अमेरिका देश ऐसा है, इकलौता देश जो इन सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। अब वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, इसको समझिए। देखिए, अमेरिका के पास B-2 बम्बर है जिससे MOPB बम दागा जा सकता है। 200 फीट नीचे तक इसमें ब्लास्ट करने की क्षमता होती है इस बम की। इसे बंकर ब्लास्टर के तौर पर भी जाना जाता है। ईरान के लिए अमेरिका ने इसे खास तौर पर तैयार किया है। न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करने में भी ये सक्षम है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की डिएगो गार्सिया द्वीप में B-2 का एक बेड़ा तैयार है। डिएगो गार्सिया ईरान से 4842 किलोमीटर दूर मौजूद है, जबकि B-2 11,000 किलोमीटर तक निशाना साध सकता है। मतलब ईरान के ऐसे बंकर अमेरिका के निशाने पर पहले से लॉक है। इस युद्ध में ईरान इजराइल की दुश्मनी से ज्यादा ट्रंप और नेतन्याहू की दादागिरी है। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है? ट्रंप कहते हैं कि ईरान को उस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बात बार बार कही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने दुनिया को चलाने का ठेका लिया है? आप कैसे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक सकते हैं? जबकि SIPRI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 5177 परमाणु हथियार का भंडार है, जो रूस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जब आप खुद परमाणु हथियारों की रेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो किस हद से ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू की दादागिरी है। नेतन्याहू के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप ईरान को तबाह करना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि बार बार इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखा रहे हैं और अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. That's nuclear terrorism on steroids. That would threaten the entire world. हालांकि ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर नेतन्याहू के दावे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राजनीतिक विश्लेषक ओरी गोल्डबर्ग ने कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये सुझाव दे कि ईरान इजरायल के अस्तित्व को खतरा पैदा कर सकता है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखाया और पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध भड़का दिया। तरीके से इन्वेजन शुरू करके वहां पे न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार देना और बिल्कुल टारगेट करना, तो ये इजराइल की थोड़ी दादागिरी तो जरूर है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, लेकिन दुनिया में किसी और देश को ये प्रोग्राम नहीं चलाने देंगे। ईरान इसके अंदर उन ट्रीटीज का सिग्नेचर है उसका जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के खिलाफ है। तो ईरान एक तरह का हमेशा से इसको अपना नेगोशिएशन के रूप में यूज किया है, लेकिन सब जानते हैं कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दादागिरी तो है कि हम रखेंगे लेकिन आप नहीं रख सकते।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 से लौटने के बाद एक बार फिर से यह दोहराया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं और यही वजह है कि जो तनाव इस वक्त मिडिल ईस्ट में जारी है, इसके माध्यम से क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। क्योंकि चीन और रूस के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, ईरान के जरिए अमेरिका के दुश्मन दोनों देश इस इलाके में पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जो अमेरिका को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि वो नेतन्याहू और इजराइल के बहाने अपने हित साधने में जुटे हैं। दरअसल वॉर हो या व्यापार हो, अमेरिका सबसे पहले अपना हित देखता है। हर अमेरिकी राष्ट्रपति की मंशा दुनिया को अपने इशारे पर चलाने की होती है। ट्रंप ऐसा करने वाले कोई पहले प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर भी ऐसा ही कर चुके हैं। 2025 में जो ईरान के साथ हो रहा है, वो 2002 और 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के शासन के साथ हो चुका है। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के पीछे नेतन्याहू के दो मकसद हैं। पहला, ईरान से किसी भी तरह के परमाणु खतरे का पूरी तरह से खात्मा। दूसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का अंत। परमाणु खतरे को तबाह करने वाले लक्ष्य की तरफ इजराइल तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में इजरायली फोर्सेस ने ईरान के सैन्य ठिकानों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत राजधानी तेहरान में कई जगहों को टारगेट किया है। यही नहीं, तेल अवीव ने ईरान के सैन्य अफसरों और परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया है। इजरायली पीएम ईरान की तुलना कैंसर से कर रहे हैं। यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं, आप इलाज भी करवाते हैं, लेकिन वो एक दिन वापस आ सकता है। हम रुकने वाले नहीं, हमारे पास और भी लक्ष्य हैं। ईरान भी इजरायली हमलों का पुरजोर जवाब दे रहा है। ईरानी फोर्सेज ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू खामनेई का खात्मा क्यों चाहते हैं। दरअसल खामनेई शासन के दौरान ईरान ने ऐसे कई प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन दिया जो इजराइल के लिए खतरा बनते रहे, जैसे हमास, हूती और हिजबुल्लाह। The Iranian people realize, and the world needs to realize, that the root cause of the problem has been the regime and its nature. And the only solution ultimately that will benefit both the Iranian people as well as the free world is for this regime to no longer be there. Now we have an opportunity because this regime is at its weakest point. There's a window in which we can operate and hopefully liberate our country, and the world can finally breathe a sigh of relief that they no longer have to fear nuclear threats, terrorism, radicalization, and so on and so forth. खबर है कि इजराइल ईरान को बहुत जल्द सरप्राइज देगा। ये लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए पेजर ब्लास्ट जैसा हमला हो सकता है। इसके अलावा इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों की ज्वाइंट फोर्सेस के 200 एयरक्राफ्ट एक साथ ईरान पर बम गिराने की विध्वंसक कार्रवाई कर सकते हैं। नेतन्याहू को लगता है कि खामनेई के खात्मे के साथ इजराइल की सुरक्षा पर मंडराने वाला खतरा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इजराइल बिना अमेरिका की मदद के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो लगातार ईरान के परमाणु हथियारों का डर दिखा रहा है और अमेरिका से मदद मांग रहा है। कनाडा से वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के बेहद नजदीक पहुंच चुका है और इस बार वो इस समस्या का वास्तविक अंत करना चाहते हैं। What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? And then a real end, not a ceasefire. And then इजराइल ने कुछ ऐसा ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के कार्यकाल में किया था। सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियारों का दावा किया था और इसे पश्चिम एशिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बताया था। इसके अलावा अमेरिका में यहूदियों की एक बड़ी लॉबी है जो प्रशासन के फैसलों में दखल रखती है। इसी यहूदी लॉबी द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने भी बुश को सद्दाम के खिलाफ एक्शन के लिए उकसाया। ईरान को हमेशा से अमेरिका एक क्रिटिकल अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंजिंग कंट्री मानता रहा है। वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से न्यूक्लियर वेपन तक ही मामला सीमित नहीं रहेगा। वो उनकी पॉलिटिकल रेजिम को जो काफी दिनों से वहां पर सत्ता में है, उनको वो डिस्टेबलाइज कर देना चाहते हैं। इसका अंजाम ये हुआ कि अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया।
आज इराक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, अमेरिकी सेना का ठिकाना बना हुआ है। अब अमेरिका ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है, इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि तेहरान छोड़ना ईरानियों के लिए बेहतर है। ईरान के हमले को लेकर इजरायल ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान ने 440 से अधिक मिसाइलें दागी। ईरान के हमले में 24 लोगों की मौत हो गई है। मिसाइल अटैक में 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ईरान के हमलों पर ये इजरायल की तरफ से बयान दिया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से ईरान ने अटैक किया। 440 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी हैं इजरायल पर, और जो हमले किए गए हैं इन हमलों में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मिसाइल अटैक में 1300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो दोनों ही देशों की तरफ से जारी की जा रही है। चाहे इजरायल के हमले हो तो ईरान की तरफ से भी बताया जा रहा है, और ईरान के हमलों में ये इजरायल की तरफ से जानकारी दी गई। और ये ईरान ने वीडियो जारी किया है जिसमें मिसाइल अटैक, मिसाइल लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है। जो अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, उसको लेकर इजरायल का दावा कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है। चाहे एक तरफ इजरायल भी पीछे नहीं है, वो भी एक के बाद एक ईरान पर अटैक कर रहा है। काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है और छठा दिन है आज, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये युद्ध कैसे और कब रुकेगा। ईरान के हमले में 24 लोगों की मौत की पुष्टि इजरायल ने कर दी है। इजरायल ने यह बताया है कि इस तरह से जो अटैक किए जा रहे हैं, जो मिसाइल हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उसमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान ने 440 से ज्यादा मिसाइलें इजरायल पर निशाना साधते हुए दागी हैं और उसी में ये नुकसान इजरायल को हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।